नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं नरेश कुमार कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। आज के हमारे इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन, जो हमारा टॉपिक है, बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम यूनिट का टॉपिक पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा, अर्थ, उसका संप्रत्यय, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। और आज इस वीडियो के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पर्यावरणीय जो शिक्षा है उससे हम भली भांति रूप से परिचित हैं। हमारे जो आसपास का चारों ओर का वातावरण है, जो आवरण बना हुआ है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे मानव द्वारा निर्मित हो, वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता पर्यावरण की शिक्षा की हमें क्यों है, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों है, किस लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए और उसका दैनिक जीवन में हमारे लिए क्या महत्व है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता। समस्त जीवधारियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सृजनशील, विकासशील, चेतना से संपन्न और बौद्धिक क्षमता से युक्त होने के कारण ही मनुष्य ने अपने आसपास के भौतिक वातावरण में और जैविक तत्व हैं, उन सब का सर्वाधिक उपयोग किया है। मनुष्य इंसान की सबसे अनुपम कृति है। मनुष्य में बुद्धि पाई जाती है, दिमाग होता है, उन सब का उपयोग वह करता है। और अपनी इस विकास यात्रा के प्रारंभिक चरण में मनुष्य अपने आसपास की प्रकृति के साथ साथ मित्रता का भाव रखता है, एक सच्चा साथी बनकर के रहता है। लेकिन जो आजकल का जो औद्योगिक युग है, उसके प्रारंभ होते होते प्रकृति के जो प्रति उसका दृष्टिकोण है वो संभवतया अब बदलने लगा है। अब अपने को प्रकृति का स्वामी मानने लगा है। हम सब जानते हैं इस बात को। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हो रहा है। उसके कारण पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण भी असंतुलित हो गया और इसके परिणाम से हमारे सामने बहुत सारी बीमारियां हैं, भूकंप है, बाढ़ है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सुनामी है आदि के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण है और पारिस्थितिकी का जो बिगड़ता हुआ स्वरूप है, आज विश्व के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय बना हुआ है। और इन्हीं कारणों से आज के संदर्भ में अगर हम जानते हैं, बात करें, तो पर्यावरण का अध्ययन अति आवश्यक हो गया है। इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है वो किन कारणों से अधिक मात्रा में हो गई है, क्यों हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता आन पड़ी है। भिन्न भिन्न टॉपिक के माध्यम से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं आसपास के पर्यावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है वो किस लिए है? हमारे जो आसपास का पर्यावरण है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब आसपास की जानकारी कैसे प्राप्त करें हम? तो बालकों, हमारे आसपास का जो जन सामान्य है हमारे चारों तरफ भौतिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों तरीके से पर्यावरणीय स्थिति होती है और उसकी ठीक ठीक जानकारी होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसी जानकारी हमें नहीं होगी तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारे जो आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। दूसरा, प्राणियों के संरक्षण हेतु। अब देखिए हमारे आसपास में हम देखते होंगे, अब बरसात का जब समय हो रहा है तो बहुत सारे मेंढक, कीट पतंगे होते हैं, उनको खा जाते हैं। सांप मेंढक को खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है, ऐसे ही घास खाता है हिरन, और हिरन को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। यानी एक तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती हुई आ रही है। मनुष्य फल फूल अनाज खाकर जीता है, मांसाहारी भी है। इस प्रकार प्रकृति में भोजन तथा ऊर्जा की श्रृंखला विभिन्न प्राणियों में और वनस्पतियों के बीच में चलती रहती है। इसमें किसी एक कड़ी के टूटने पर हमारी जो पूरी श्रृंखला है वो बिगड़ जाती है। अब आपने नाम सुना होगा डायनासोर, बारहसिंगा, सफ़ेद शेर, गैंडे। ये सारे जो वन्य जीव हैं उनकी प्रजाति धीरे धीरे अब लुप्त होने लग गई है। पर्यावरण के संतुलन के लिए इन सभी प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता है और उस संरक्षण के लिए हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। अगली हम बात करते हैं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। अब वनस्पतियों में क्या क्या आता है? हमारा जो वनस्पति समूह है, फल फूल, खाद्यान्न, लकड़ी, औषधि, ये सब किस में आते हैं? वनस्पति समूह में। अब वनस्पति समूह हमारे जो स्वचालित वाहन हैं, सरकारी वाहन हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, प्राणियों द्वारा श्वास में छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको प्राणदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। उस ऑक्सीजन गैस में, जिसे हम प्राणदायिनी साइंस की भाषा में कहते हैं, उसमें परिवर्तित कर देते हैं। और ये परिवर्तन करने का काम कौन करता है? हमारे पेड़ पौधे। और अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कल कारखानों से निकले हुए धुआं, चिमनियों से निकला हुआ धुआं, हमारे निजी और सरकारी वाहनों से निकला हुआ धुआं, इस प्रकार से बहुत सारे अगर प्रदूषण हो जाएंगे तो मनुष्य का जीवन दुष्कर हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण अध्ययन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके अध्ययन से हम वनस्पतियों का संरक्षण कर सकते हैं और पर्यावरण के अध्ययन से ही लोगों में वनस्पतियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा होती है। अब हम बात करते हैं अगली आवश्यकता, पर्यावरण के जो विभिन्न अवयव हैं उनकी जानकारी के लिए। अर्थात पर्यावरण के विभिन्न अवयवों जैसे भूमंडल है, जलमंडल है जिसमें समुद्र, तालाब, झील, नदी, नहरें आती हैं। भूमंडल के अंतर्गत जो हमारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, द्वीप समूह है, स्थल भाग, सारा भूमंडल में आता है। वायुमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल की जो संरचना है उसमें
भूमंडल का भाग भी आ गया, जलमंडल का भाग भी आ गया और वायुमंडल का भी आ गया। यानी जैवमंडल में जो रहने वाली प्रजाति है, यानी हम मनुष्य प्राणी हैं और जीव जंतु हैं, उनको रहने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है, ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो जल और स्थल मंडल कहलाता है। जीने के लिए गैस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो वायुमंडल का भी पार्ट हो गया। और पानी के लिए, सिंचाई के लिए या विभिन्न और अन्य अपने उपयोगी जो कार्य हैं उनमें जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जलमंडल भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इन सब की संरचना की वैज्ञानिक जानकारी भी पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही संभव है। इससे बालकों और जनसाधारण को भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के कारकों की उपयोगिता की जानकारी भी प्राप्त होती है और उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए उसके लिए भी प्रेरणा हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए पर्यावरण के जो विभिन्न अवयव हैं उनकी जानकारी के लिए पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता है। अगला हम बात करते हैं संसाधनों के सीमितता का ज्ञान। अब देख लीजिए, वर्तमान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारी रिसोर्स हैं। अब उन रिसोर्स का धीरे धीरे कटाई कर के मनुष्य ने उन रिसोर्स को ख़त्म होने के कगार पर ला दिया है। जैसे बहुत सारे पर्वत हैं, उनसे पहाड़ निकालना, नदियां हैं, उनमें अवैध बजरी का खनन की न्यूज आप टीवी के अंदर सुनते होंगे, देखते होंगे। कोयले के बहुत सारे भंडार हैं, उनका अवैध खनन है। तेल की पाइपलाइनें बिछी रहती हैं और बीच में से ही उसमें से तेल निकाला जा रहा है। या अन्य खनिज संसाधनों का दोहन है। या सबसे मोटे रूप में हम बात करें तो जो वन्य संसाधन है, पेड़ पौधे हैं हमारे, उन सब का हम बिना आवश्यकता के ही अधिक मात्रा में दोहन कर रहे हैं। तो बालकों, हमारे जनसामान्य को पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा ही यह अनुभूति प्राप्त होती है और यह ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रकृति में जो उपलब्ध कोयला है, तेल है, खनिज है या अन्य वन्य जो संसाधन हैं उनके भंडार क्या हैं? सीमित हैं। और इन सीमित संसाधनों का प्रयोग, उपयोग हम हमारे जीवन में अगर संयमित होकर के नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इन संसाधनों को हम ज़्यादा समय तक बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है और हमारी जो अगली पीढ़ी होगी उसको हस्तांतरण करने का काम भी कौन करता है? हम करेंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी को अभावग्रस्त जीवन यापन नहीं करना पड़े, उसके लिए हमें इनको बचा करके रखना पड़ेगा और उसमें हेल्प कौन करेगा? पर्यावरण अध्ययन। अगली हम बात करते हैं प्रदूषण के प्रति जागरूकता। यदि पर्यावरण के अध्ययन से बालकों में, समाज के लोगों में जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इन सभी जो प्रदूषणों की भयावहता है उनकी अनुभूति होती है और उसमें जागरूकता पैदा की जा सकती है। और वो जागरूकता पैदा किससे होगी? पर्यावरण अध्ययन से ही संभव है। अगला हम बात करते हैं प्राकृतिक जीवन यापन की प्रेरणा। यानी मानव का जीवन उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव के कारण सरल तथा सुविधा में अवश्य हुआ है, लेकिन वह प्रकृति के संसर्ग से दूर हो गया है। प्राकृतिक जीवन जीने से तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, वह अपने आप ही ठीक हो जाती है। पशु पक्षियों की चिकित्सा की व्यवस्था क्या हम लोग करते हैं? नहीं। क्या जीव जंतु जो वन्य जीव होते हैं, घूमते हैं, आवारा पशु, क्या हम उनकी देखभाल उचित करते हैं? नहीं। तो पशु पक्षियों की चिकित्सा की व्यवस्था भी हम नहीं है हमारी तरफ से, फिर भी वे मानव की उपेक्षा
प्राकृतिक जीवन जीने के कारण अधिक रोग मुक्त रहते हैं। हम देखते होंगे हमारे आसपास में कुत्ते, बिल्ली अपने शरीर के घाव को जीभ से चाट कर ही ठीक कर लेते हैं। वन्य पशु हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, वे सभी स्वच्छंद वातावरण में विचरण करते हैं और स्वच्छ वातावरण में विचरण करने के कारण निरोग रहते हैं। मानव क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है और उस प्रदूषण युक्त जो अप्राकृतिक वातावरण उसने तैयार कर लिया उसमें जीवन यापन करता है और उस जीवन यापन में बहुत सारी व्याधियों से वह ग्रसित हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज उसको चारों तरफ से घेरे लेती हैं। यानी वो जो वातावरण है वो किसके द्वारा निर्मित है? खुद मानव के द्वारा। हम लोग खुद उसको निर्मित करते हैं। जबकि इन सभी से मुक्ति किससे मिल सकती है? जो नेचुरल वातावरण है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उससे मिल सकती है। इसलिए आवश्यकता है हमें कि प्राकृतिक जीवन यापन हम करें, ऐसी प्रेरणा हम लें और वो पर्यावरण अध्ययन से ही संभव हो पाएगी। अगली आवश्यकता हम बात करते हैं पर्यावरणीय जो मूल्य हैं उनके विकास की आवश्यकता। अब पर्यावरणीय जो मूल्य है उसमें क्या क्या आता है? दया की भावना है, करुणा की भावना है, भाईचारे की भावना है, सह अस्तित्व की भावना है, सौंदर्यात्मकता की भावना है, उपयोगिता की भावना है, मितव्ययता की भावना है, शांतिपूर्ण जीवन जीने की भावना है, परोपकार की भावना है, एक दूसरे का साथ देने की भावना है। ये सब मूल्य कौन से आते हैं? पर्यावरणीय मूल्य या नैतिक मूल्य। तो पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा ही मानव के अंदर जो पर्यावरणीय मूल्य अपेक्षित होते हैं उन सब का विकास संभव होगा, वरना नहीं होता। इसलिए आवश्यकता है कि पर्यावरणीय मूल्यों के विकास के लिए ही पर्यावरण अध्ययन करवाया जाना चाहिए। अगली आवश्यकता में हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास। आप सबने यह युक्ति शुरुआत से सुनी होगी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा क्या है? परिवार है। यानी पूरे विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी को हमने अपना परिवार माना है। लेकिन अपना परिवार मानने के बावजूद भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहते हैं और उसका रिजल्ट हमें प्रकृति कभी भूकंप के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कभी अतिवृष्टि के रूप में और कभी अनावृष्टि के रूप में हमें प्रदान करती रहती है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थित समस्त प्रकार के, चाहे वो जैविक जीव हो चाहे अजैविक तत्व हैं, उन सब से मिलकर के एक परिवार की हम रचना करते हैं और इस भाव से संपूर्ण पृथ्वी गृह के पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा मुख्य दायित्व है और विश्व स्तर पर भी इसकी रक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और उसके लिए हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। अगला बात करते हैं धारणा में परिवर्तन की आवश्यकता। यानी हमारी जो धारणा है समाज के प्रति, जीवों के प्रति, मनुष्य प्राणी के प्रति, पर्यावरण के प्रति, यानी हमारे आसपास की प्रकृति में, चाहे वे कोई वो जैविक प्रकार का हो या फिर अजैविक तत्व हो, कोई भी अनुपयोगी नहीं है। सांप है, देखते ही हमें डर लगता है, डंडा मारते हैं उसको मार देते हैं। छिपकली हमें दिख जाए, चूहा हमें दिख जाता है तो हम क्या करते हैं? उनको मार देते हैं। क्यों भाई? क्या वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के हिसाब से क्या हमारी पृथ्वी पर परिवार के रूप में हमारे सदस्य नहीं है? क्या उनमें जीव नहीं है?
क्या उनमें प्राण नहीं है? क्या वो श्वास नहीं लेते हैं? क्या वो चलते फिरते नहीं हैं? क्या वो भोजन नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं। फिर उनके प्रति हमारी जो ये धारणा बनी हुई है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और वो बदलने की आवश्यकता पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान हमें जब प्राप्त होगा तभी संभव है, वरना नहीं। सांप, मेंढक और चूहों को खाकर चूहों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। बिल्ली चूहों को खा जाती है, खाद्य श्रृंखला आपने साइंस में पढ़ी होगी। चूहों की संख्या कम होने से फसलों एवं खाद्यान्न के भंडारों की रक्षा होती है। सुअर और मुर्गे हमारे आसपास में गंदगी को खाता और खाकर के वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। पेड़ पौधों से फल फूल है, सब लकड़ी है, सब्जी है, गोंद है, शहद है और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं, हम प्राप्त करते हैं। स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, इनके बिना क्या हमारा जीवन संभव है? तो जवाब मिलता है नहीं है। लेकिन इन सब के संरक्षण के लिए, इन सब की स्वच्छता के लिए हमें पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता है और पर्यावरण अध्ययन के प्रति लोगों में जागरूकता की भावना लाने की आवश्यकता है। और इस उद्देश्य से लोगों में इस धारणा का निर्माण करना है कि प्रकृति में विद्यमान जो प्रत्येक तत्व हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं। तब जाकर के हम हमारे अंदर कोई परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सामने वाले में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, वरना नहीं। यानी स्वयं से हमें एक शुरुआत करनी होगी। लोगों की धारणा बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी धारणा को बदलना होगा। तब जाकर के लोग हमें देख करके या हमारे से मोटिवेट होकर के अपनी जो धारणा है उसमें परिवर्तन कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्व की। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण अध्ययन का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। क्या हम इसका महत्व को अब तक समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं? अगर नहीं पाए हैं तो अब हमें पर्यावरण का महत्व समझना होगा, क्योंकि बिना पर्यावरण के महत्व को समझे हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कुछ बिंदुओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन का जो महत्व है, किस प्रकार से हमारे लिए पर्यावरण अध्ययन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण हो गया है, उसके बारे में हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा विद्यार्थी मानव और पर्यावरण के संबंध को समझने में समर्थ होते हैं। यानी जो मनुष्य जीवन है और उसका जो आसपास का, चाहे वो कृत्रिम पर्यावरण हो चाहे प्राकृतिक पर्यावरण, दोनों को आपसी संबंध को समझने के लिए उनमें जो समझ विकसित होती है वो पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही हो पाती है। दूसरा हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही छात्र छात्राओं में प्राणियों के संरक्षण की प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी जो प्राणी हैं, वन्य जीव प्राणी हैं, चाहे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनकी हम सुरक्षा करें, उनको प्रताड़ित नहीं करें, वो प्रेरणा भी हम पर्यावरण अध्ययन के महत्व के द्वारा ही जान सकते हैं। अगला हम बात करते हैं वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति भी प्रेरित करने का काम कौन करता है? पर्यावरण अध्ययन। यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन ही हमें हमारी जो वनस्पति है उसका संरक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण के अध्ययन से बालक तथा
जन सामान्य, हमारा जो समाज है, लोग हैं, मनुष्य, मानव जीव है, वह जल, वायु और मृदा के संरक्षण के उपाय भी सीखते हैं। अब हम देखते हैं रोजाना हम हमारे घर से शुरुआत करते हैं। कितने जल को हम व्यर्थ यूं ही कपड़े धोने में, जब तब सुबह से हम दिनचर्या शुरुआत करते हैं तो हाथ मुंह धोएंगे, ब्रश करते हैं तो वॉश बेसिन में जब तक हम ब्रश करते हैं हमारा जो टोटी है, नल है, वो चालू रहता है और उसका पानी यूं ही बहता रहता है। तो क्या हम इसको बंद करके बचा नहीं सकते? जब हम ब्रश अच्छी तरीके से कर लेते हैं, हमारे दांत साफ हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद में क्या हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रोज़ाना हमारे जो वाहन हैं उनको हम यूं ही धोते रहते हैं, साफ सफाई उनकी करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं। यानी हम अपने घर से ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं, उनका सहयोग प्रदान करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही वायु का संरक्षण हम कर सकते हैं। किस प्रकार से? वायु प्रदूषण नहीं करके। हमारे आसपास में कल कारखाने हो, चाहे नदी हो, झरना, तालाब बहता हो, कूड़ा करकट उसमें हम नहीं डालें। जो कचरा होगा उसको हम एक जगह मिट्टी में दबा दें तो वो खाद के रूप में हो जाएगा और खाद से फिर वापस हम भूमि में उर्वरता ला सकते हैं। और ऐसे ही मृदा के संरक्षण के उपाय सीखते हैं। मिट्टी का कटाव, अब बारिश के समय की बात अगर हम करें तो अब बारिश का समय चल रहा है, जुलाई माह है। जैसे हिंदी हम मंथ की बात करते हैं तो हिंदी माह में श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो मृदा का प्रदूषण होता है। तो मृदा कट करके पानी के बहाव से चली जाती है, तो मेड़बंदी के द्वारा हम मृदा को मृदा का कटाव है उसको हम रोक सकते हैं। बहुत सारे अधिक से अधिक मात्रा में हम पेड़ लगा करके मृदा के कटाव को भी रोक सकते हैं। इसलिए जल, वायु और मृदा के संरक्षण के उपाय भी पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा ही संभव है। अगले महत्व की बात करते हैं तो बालकों में अनुकूल नैतिक मूल्य हैं, उनका विकास भी, विभिन्न प्रकार की जो अभिवृत्तियां हैं उनका विकास भी पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही संभव हो पाता है। नैतिक मूल्य अभी हमने पूर्व में बात की है। दया की भावना, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, सदाचार की भावना, सद्व्यवहार की भावना, ये सब क्या है? नैतिक मूल्य है और इनका विकास हमें पर्यावरण के अध्ययन से ही हो पाता है। अगला बात करते हैं तो लोग सादगीपूर्ण प्राकृतिक जीवन यापन करते हैं, उसकी प्रेरणा भी पर्यावरण अध्ययन के से ही संभव हो पाती है। अगला, नवीन जो अनुसंधान है उनके परिणामों की जानकारी प्राप्त करने में भी हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है वो अति महत्वपूर्ण है। यानी मृदा से संबंधित रिसर्च कहाँ कहाँ कौन से प्रदेश में हुई, कहाँ तक हुई है। स्थल मंडल की हम बात करें, बहुत सारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, किस प्रकार के खनिज की उपलब्धता कौन से महाद्वीप में, कौन से महासागर में हमें प्राप्त हो रही है, कौन कौन से तत्वों की वहाँ पर प्रधानता है, ये सारा जो वर्णन है वो पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही हमें प्राप्त हो पाता है। और इस संबंध में अगर कोई नया नवीन अनुसंधान करते हैं, कोई नया रिसर्च करते हैं, उसकी जानकारी पर्यावरण अध्ययन से ही संभव हो पाती है।
अगला बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रयास हैं वो भी हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। एक विकट समस्या है ओजोन परत में। आपने सुना होगा कि ओजोन परत में क्या हो गया है? छिद्र हो गया। और वो छिद्र किससे हुआ है? विभिन्न प्रकार की जो जहरीली गैसें वातावरण में निकलती हैं उनसे, और उसका दुष्परिणाम क्या है? सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, उनका सीधी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है और जिसका प्रभाव मनुष्य और जीव जंतु पशु पक्षियों पर पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो उस पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उनकी जानकारी भी पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। अगला, प्रकृति के जो तत्व हैं उनके साथ मनुष्य के जो भावनात्मक संबंध स्थापित होते हैं उनकी जानकारी भी पर्यावरण के अध्ययन से ही संभव होती है। यानी प्रकृति के जो तत्व हैं उनके साथ में हम मनुष्य का जो संबंध है किस प्रकार का है, किस भाव से हम उन तत्वों का संरक्षण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो वो जो भावनात्मक हमारे संबंध हैं वो स्थापित करने में पर्यावरण अध्ययन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। और अंतिम हम महत्व की बात करते हैं तो बालकों को आसपास का जो पर्यावरण है उसको समझने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। और वो आसपास का जो वातावरण समझता है वह किससे संभव है? पर्यावरण अध्ययन के महत्व से ही संभव है। तो बच्चों, आज हमने पर्यावरण अध्ययन की जो आवश्यकता है और पर्यावरण अध्ययन का जो महत्व है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है, विस्तृत अध्ययन किया है। आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में यह अच्छा साबित होगा। आप लोग पर्यावरण अध्ययन के महत्व को समझें और अपने जीवन में उतारें और पर्यावरण के प्रति हमारे जो भावनात्मक संबंध हैं उनको सुदृढ़ बनाएं। और बारिश का मौसम है और उसमें कम से कम एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।